नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जारी करी थी और मुझे लगता है इससे बड़ी भर्ती आरपीएससी ने एसआई की कभी जारी नहीं करी। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, तकरीबन 1000 पद हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को इस भर्ती से काफ़ी उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। 5 अप्रैल 5 अप्रैल की डेट आरपीएससी ने एग्ज़ाम की दे दी है। जुलाई जा चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब लगभग 8-9 महीने पर्याप्त रूप से आपके पास में टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए थे और इन मैसेजेस में क्वारीज क्या क्या थी। कोचिंग करें कि नहीं करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन कौन सी करें, ये एक प्रश्न कॉमन था सभी स्टूडेंट्स का। दूसरा था कि सामग्री कैसे फॉलो करें, नोट्स, गाइड, किताब। तीसरा, अभ्यास कैसे करें। और ये कुछ प्रश्न थे एसआई के लिए, बच्चों के मस्तिष्क में उपजे प्रश्न। तो इस विषय पे एक छोटा सा सत्र लेना मेरी एक जिम्मेदारी थी। हालांकि पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने ये नए पैटर्न में कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया, परंतु आरएएस का और एसआई का सिलेबस सेम है, जीके का जो पेपर है वो। और चूंकि हिंदी हमने आरएएस मेंस में भी कई बार पढ़ी है तो वो काफ़ी सिमिलर हो गया। और आरपीएससी ने जो पैटर्न बदले हैं थोड़े बहुत, तो उसके अनुसार एक बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक बार आप ये बता दो कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है और क्या रणनीति रखी जाए। ये सारे के सारे प्रश्न स्टूडेंट के मेरे से थे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने की प्रयास करूंगा। मैं बता दूं कि इसमें मैं कोचिंग्स के बारे में भी बोलूंगा, सामग्री के बारे में भी बोलूंगा, अभ्यास के बारे में भी बोलूंगा। तो इससे मेरा किसी भी कोचिंग संस्थान से, किसी भी प्रकाशन से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, क्लियर बोलूँगा। और इसलिए अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो उस अनुसार पढ़ लेना। अगर आप किसी कोचिंग के प्रतिनिधि हैं तो बुरा लगवाने की आवश्यकता नहीं है। एज ए शिक्षक मुझे वही बात करनी है जो वास्तव में एक स्टूडेंट को एक सत्य, कड़वे सत्य के रूप में मैं पहुंचा सकूं, तो मैं वही बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात शुरू कर रहा हूँ, इन बिंदुओं से शुरू करूँगा। सामग्री के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे और सबसे पहले कोचिंग के बारे में, अभ्यास, रणनीति, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, अभी अगस्त 2025 ये महीना है आपके पास में, से लेकर अप्रैल 2026, अप्रैल में एग्ज़ाम है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तकरीबन 8 माह है हमारे पास में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि अप्रैल के तो 5 अप्रैल को पेपर है, तो 8 महीने हैं हमारे पास में। ऐसी स्थिति में अगर आप कोचिंग करते हैं तो तय बात है कि कोचिंग को 2 महीने कोचिंग पहले छोड़नी पड़ेगी आपको, एटलीस्ट 2 से ढाई महीने पहले, तभी आप कोचिंग में पढ़े हुए को रिवीजन कर पाओगे। बिना रिवीजन के कोचिंग का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर अप्रैल की 5 तारीख को परीक्षा है तो 5 मार्च, 5 फरवरी, मतलब जनवरी लास्ट में आपको कोचिंग ऑफ करनी पड़ेगी। जनवरी लास्ट में कोचिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। और इस दरमियान आपको पता है कि 6 महीने में एटलीस्ट 24 संडे की छुट्टियां और बीच में दीपावली की 10 छुट्टियां आ जाएगी, 1 महीना छुट्टी रह जाएगी। तो अब आप सोचो कि कोचिंग चल गई दिसंबर तक, क्योंकि 1 महीना छुट्टी के मान लो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो कोचिंग के लिए हमारे पास में 5 माह ही हैं। अब एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर 5 महीने में कभी भी कोर्स अच्छे से एसआई का नहीं करवाया जा सकता।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं एसआई के 4 बैच ले चुका हूँ। 4 बैचेज में हमने ये पाया कि एटलीस्ट 1 साल लगता है दोनों पेपर को ठीक से पूरा करवाने। क्योंकि जहाँ तक जीके की बात है तो उसमें 7 पार्ट होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस टेक, और इस तरह से और भी कोई सेगमेंट एक आधा रह गया। तो ऐसे करके 7 पार्ट है। 4 तो मेजर हो गए: भूगोल, इतिहास, भूगोल का, इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, अर्थशास्त्र का। 4 ये पार्ट हो गए। एक विज्ञान का पार्ट हो गया 5, एक पार्ट गणित और मेंटल एबिलिटी का हो गया 6, और एक पार्ट हो गया आपके समसामयिक का। 7 पार्ट हो गए। 7 पार्ट जितने भी हैं, अब जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 5 महीने से पहले पूरी हो ही नहीं सकती। अगर डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास लगे तब जाके 5-6 महीने में राजस्थान का इतिहास पूरा होता है। संस्कृति अलग, इंडियन हिस्ट्री पूरी अलग। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा है, और पॉलिटिकल साइंस की क्लास कंटिन्यूसली लगेगी, तब जाके 5 महीने में भी पॉलिटी नहीं हो पाती। फिर एक क्लास साइंस टेक और विज्ञान की लगानी पड़ेगी। एक आधी क्लास आपको फिर भी खत्म हो जाएगी। मतलब 5 कक्षाएं अगर रेगुलर लगती है ना 5 महीने, तब 5 सब्जेक्ट पूरे होंगे। फिर भी 2-3 सब्जेक्ट रह जाएंगे। प्लस 5 क्लासेस का मतलब होता है 7 घंटे। बीच में 10-10, 15-15 मिनट का कोचिंग में ब्रेक देना पड़ता है। फिर 1-2 घंटे हिंदी की क्लास लगानी पड़ेगी, नहीं तो हिंदी पूरी नहीं होगी। ऐसे करके कम से कम दिन में 6 क्लासें, कम से कम 6 से 7 कक्षाएं करनी पड़ेगी। 7 कक्षाओं का मतलब होता है 10 से 12 घंटे। 1 घंटा कोचिंग आओ, 1 घंटा वापस जाओ, प्लस 6 घंटे कक्षाएं, प्लस बीच में ब्रेक वगैरह, मतलब सेल्फ स्टडी शून्य। इस स्थिति में आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोचिंग ढंग से हो ही नहीं पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने भी ऐड दिया था एसआई का, और मेरा बैच लेने का पूरा प्लान था, और बाड़मेर में अच्छा बैच मेरा बन जाता, क्योंकि मैं पहले भी एसआई के 3-4 बैच ले चुका हूँ। फिर जब डेट आई तो मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि अप्रैल में परीक्षा है 5 तारीख को, मुझे जनवरी में लास्ट में बच्चों को फ्री करना पड़ेगा। 1 महीने की छुट्टियां चली जाती है संडे वनडे निकाल के। 5 महीने में मैं चाह के भी कोर्स नहीं करूंगा, अगर कर पाया तो फिर घास कटेगी, और घास कटी तो आरपीएससी के पेपर अब आप समझते हो। और इस वजह से मैंने उसका प्लान बिल्कुल कैंसिल कर लिया कि ऑफलाइन तो हम नहीं करेंगे। तो पहली बात ये कि इस समय अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो मान के चलिए कि प्रभावी रूप से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा कोचिंग से। कोचिंग तो बैच ले लेंगे, क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए, उनको बैचेस कोचिंग को रन करने के लिए स्टूडेंट की आवश्यकता होती, नहीं तो किराए भरने पड़ते हैं बिल्डिंग के, बहुत सारे स्टाफ रखे हुए होते हैं, बहुत सारे उनको भी करना पड़ता है। तो कोचिंग तो बैच लेगा, बट पूरा नहीं होगा आप लोगों का। और हो भी गया तो लास्ट में नोट्स वोट्स दे के फटाफट निपटाएंगे, और निपटाया हुआ काम आरपीएससी अब स्वीकार नहीं करती है। आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड के पेपर को, आप समझ सकते हैं इससे। कोचिंग कब काम आती? अभी 5 की जगह 15 माह लिखे होते आपके। 15 महीने शेष होते ना, तो 1 साल बढ़िया कोचिंग हो जाती, और 5 महीने बढ़िया उसका रिवीजन हो जाता। इसलिए मेरी इस समय ये सलाह है कि आप गलती से भी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस समय, मुझे लगता है, ये मेरा एक ओपिनियन है, ऑफलाइन कोचिंग इस समय प्रभावी नहीं है। ये आप करोगे तो निश्चित तौर पे ठीक से सिलेबस नहीं हो पाएंगे, और पूरा दिन कोचिंग में जाएगा 5 महीने, तो फिर लास्ट में 2 महीने में इतना सारा कंटेंट हो जाएगा कि 1-1.5 महीने में घुमा भी नहीं पाओगे ठीक से। ठीक है, और कई सारे नोट्स वगैरह सारा कुछ हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तो कोचिंग का तो मैंने आपको बता दिया, ऑफलाइन की ज़रूरत आपको होनी नहीं चाहिए इस समय। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का कॉल आया, सर कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें? मैंने कहा भाई देख, बात यूँ है कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैं कुछ किताबें वगैरह बता दूंगा, कुछ कंटेंट बता दूंगा, वो पढ़ ले घर पे, तो उसमें ही हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में इतना बड़ा मामला है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर बाद में। और जीके में भी बहुत सोच समझ के काम करोगे तो 60-65 सवाल हो जाएंगे। 60-65 हो गए, और उधर आपने 100 में से 85-80-85 कर लिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली मेरिट को ध्यान में मत रखना, क्योंकि पीछे क्या हुआ था आप सबको पता है। इस बार काम सारा अच्छा होने वाला है, तो ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं। खुद से अब घर पे बैठ के तैयारी करो, क्योंकि इस समय जो रूम में बैठ के पढ़ेगा वो कोचिंग वाले की तुलना में ज़्यादा आगे जाएगा, ये तय बात है। ये बात आपको अभी अगर मेरी खराब लग रही है तो निश्चित तौर पे जिस दिन पेपर होंगे उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा
कि सर ने ये पहले दिन बात कही थी और बहुत ठीक बात कही थी, इसलिए मैं कहूँगा ऑनलाइन कोचिंग नहीं करनी, ऑफलाइन सॉरी। अब आप मुझे ये कहोगे कि सर कई ऐसे पोर्शन हैं जो हमें समझ में नहीं आते, जैसे साइंस का किसी को नहीं आता, किसी को गणित का नहीं आता, किसी को इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी विस्तृत सिलेबस है। तो ऐसी स्थिति में सर हम कैसे करेंगे? तो मैं उनको ये कहूँगा कि इस समय ऑनलाइन जो एजुकेशन है थोड़ी वरदान जैसी है। आपको क्या करना है, आपको मान लो आपका पूरा सिलेबस अच्छा पढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हमने कोचिंग कहीं नहीं करी लेकिन कुछ सेगमेंट कमज़ोर है हमारे, जैसे किसी का वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, किसी को इकोनॉमिक्स पढ़ना है इंडियन, किसी को आपको टेक्नोलॉजी के कुछ पार्ट्स पढ़ने हैं कुछ। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि विद्यार्थी को समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि उसको पता होना चाहिए कि उसको कौन सा पोर्शन शिक्षक से पढ़ने की आवश्यकता है। पूरा भली मत पढ़ो, लेकिन एक सेगमेंट पढ़ लो आप। और आपको लगता है कि पढ़ने की आवश्यकता है तो ही पढ़े, ऐसा नहीं हो कि पैसे दिए हैं कोर्स के तो पूरा आप 1000 वीडियो पूरे देखेंगे, ये मूर्खता होती है। क्योंकि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होता जिसका 100% कमज़ोर होता है। हाँ, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और 5 साल बाद परीक्षा है, तब तो आप पूरा ही देखिए, कुछ मत छोड़िए। परीक्षा सर पे आई हुई है, 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम है और फिर आप पूरे 1000 वीडियो देख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ ऑनलाइन करो, ऑनलाइन में भी आप सेगमेंट देखें, मतलब कोई खंडवार कोचिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कोचिंग का कोर्स ले लिया एसआई करना या अपडेटेड, और उसमें आपको लगा कि मुझे इकोनॉमी देखनी थी, तो आप इकोनॉमी देख लो, बाकी सारों इग्नोर कर दो। किसी को लगता है मुझे साइंस देखनी है, इकोनॉमिक्स मेरी अच्छी है, तो साइंस देख लो, बाकी सब इग्नोर कर लो। किसी को लगता है कि मुझे ये 3 सेगमेंट कोचिंग से देखने हैं, तो ऐसे खंडवार कर लीजिए। इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स है, अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में तो क्या शिक्षक की गति अपनी गति होती है, वो उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 4 महीने जाओगे तब इकोनॉमिक्स पूरी होगी। वही उसमें से मान लो आपको इकोनॉमिक्स में 6 पार्ट दिक्कत कर रहे हैं और आपका कोर्स पड़ा आपके पास में 6 पार्ट के, मान लो जैसे लगभग 42-50 वीडियोज़ है, आप है वो उस वीडियोज़ को डेढ़ की स्पीड से करके देखोगे, 6-7 दिन में पूरा कर दोगे। मतलब 5-6 दिन में आपका काम उतना हो जाएगा जितना आप 5 महीने जाके करते हैं। फिर आप उसको आराम से रिवीजन करते रहो। तो इस तरह से खंडवार आप कर सकते हैं, ये एक फ़ायदेमंद होता है। चयनित होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा कोर्स पढ़ने की बजाय, क्योंकि देखो जैसे अब राजस्थान का इतिहास आपका अच्छा है, फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस देखने का कोई सेंस नहीं, आपका ऑलरेडी अच्छा है तो फिर क्यों फालतू समय खराब कर रहा है। जैसे किसी का भूगोल सब्जेक्ट है, भूगोल बहुत शानदार है, तो क्यों भूगोल देख रहा है। किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो फिर क्यों इंग्लिश देख रहा है। आपको वही सेगमेंट देखने हैं जो आपके वाकई में कमज़ोर है। और ये ऑनलाइन का जितना भी काम है, मैं सिर्फ यही कहूँगा, इसको आप ये जनवरी तक ख़त्म करो। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग, तो मैं तो बिल्कुल मना ही कर रहा हूँ इस समय कि इस समय नहीं करनी है। ऑनलाइन भी जो सेगमेंट आपको करने हैं वो जनवरी नहीं दिसंबर तक उसको फिनिश करो आप। दिसंबर के बाद मतलब जनवरी से लेकर और अप्रैल तक कोई वीडियो वगैरह नहीं देखने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने जो है ये कंप्लीट आपको जो दिसंबर तक पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवीजन का काम करना है। इस समय किसी भी प्रकार के कोर्स में आपने भले लिया है कोई बात नहीं, आपने जो नोट्स बनाने थे, जो करना था वो सारा आप इस समय कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आपको क्या करना है, ये काम करते रहना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको कोचिंग का मामला समझ में आ गया होगा। ऑफलाइन का तो मैंने स्पष्ट मना किया है, क्योंकि 5 महीने में कोर्स अच्छे से नहीं होते। कोचिंग ने ले भी लिया है तो भी वो ठीक से पूरा नहीं कर पाएगा, ये तय बात है। क्योंकि मैं 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, उस एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ कि हमें कैसी दिक्कतें आती है। दूसरी बात, ऑनलाइन भी पूरा ना पढ़े, खंडवार पढ़े, जो सेगमेंट आपका कमज़ोर है उस हिसाब से पढ़े, चयनित टॉपिक पढ़े, और जो भी पढ़ना है वो दिसंबर तक फिनिश करें। जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई कोचिंग नहीं करनी है। तो एक तो बात होगी कोचिंग की। सामग्री की मैं बाद में बताता हूँ। रही बात अभ्यास की, तो अभ्यास इसके साथ साथ में करते रहें। जो सेगमेंट पढ़ते हैं उसकी अभ्यास पुस्तिका के साथ अभ्यास करते रहें। अभ्यास को रखना नहीं है पीछे, बाद में पेंडिंग नहीं रखना, साथ साथ में करें। तो अभ्यास हमेशा ध्यान रखना साथ साथ में करना है। और प्लस एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह होती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज से आपकी और बढ़िया अच्छे से चीज़ें होगी, मगर ज़्यादा सीरियस नहीं लेना उसको कि टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अनुसार ही चलो, अपनी रणनीति से चलो। टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो। अब बात आती है रणनीति की। देखो रणनीति कुछ होती नहीं है,
मैं तो ये मानता हूँ 2 पेपर है, 200 नंबर के, 400 अंक का है। पहला पेपर हिंदी का है 200 अंकों का, दूसरा पेपर जीएस का है। तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 2-3 घंटे डेली आप हिंदी को दीजिए और कम से कम 4-5 घंटे, 5-6 घंटे आप है वो जीके को दीजिए। तो ये 8-10 घंटे जो भी आप पढ़ते हो, मतलब ये कहने घंटे काउंट नहीं करने चाहिए वैसे, लेकिन एक सेशन दे दीजिए पूरा, ठीक है। एक पूरा सत्र हिंदी को दे दीजिए, जैसे सुबह सुबह 2-3 घंटे पढ़ ली, या रात को सोते वक्त 2-3 घंटे पढ़ ली, या दिन में पढ़ ली। तो एक सत्र हिंदी को रेगुलर देना ज़रूरी है। और हिंदी पढ़ते वक्त भी ध्यान रखें, आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे। क्यों? ऐसे शब्दावली होती है जिसको आप कॉपी में लिख के पढ़ें, उसको खोल के समझें, हर शब्द को अर्थ के साथ देखें। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट बिना पेन चलाए हिंदी के पेज घुमाओ, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप इसको सेल्फ करें और कम से कम पेन कॉपी के साथ में 2-3 घंटे रेगुलर एक सेशन दें। आपको लगता है हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, तब भी टाइम दें, क्योंकि और अच्छा कर सकते हो। अगर कमज़ोर है तो टाइम थोड़ा अधिक दें, 2-3 की जगह 4 भी दे सकते हो। और फिर बात आती है जीएस की। तो जीएस में भी आपको क्या करना है, रेगुलर टाइम दें और एटलीस्ट टोटल 7 सब्जेक्ट है इसमें, ऐसा ही में टोटल 7 सब्जेक्ट है और 100 प्रश्न आने हैं। तो हर सब्जेक्ट से लगभग आपके 15 का औसत रहता है, ठीक है। अब ऐसे मत करना सर 15 से 105 हो जाते हैं, किसी के कम भी होते हैं, किसी के अधिक भी होते हैं। 15 का ऑन एंड एवरेज रहता है। तो 7 सब्जेक्ट है, मुझे लगता है 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चले। 2 सब्जेक्ट एक साथ, जैसे मान लो एक आपने भूगोल का ले लिया तो साथ में एक इकोनॉमिक्स जैसे ले लिया, या साइंस का पोर्शन ले लिया। होना ये चाहिए कि एक साइंस और एक गणित का पोर्शन, एक साइंस का ले लिया, एक आर्ट्स का। साइंस होते ही गणित ले लो, और आर्ट्स का एक होते आर्ट्स का दूसरा ले लो। 7 में से एक करंट का माइनस कर दो, पीछे 6 बचे। करंट आपको रेगुलर पढ़ना है, आज से शुरू कर दो परीक्षा तक के लिए। तो क्या होगा, पीछे 6 सेगमेंट बचेंगे। तो आपको दिन में 2-3 घंटे हिंदी पढ़नी है, ठीक है। आधा एक घंटा एक भर आपको आधा घंटा 1 घंटा करंट देख सकते हो आप, ठीक है। और इसके बाद में 3-4 घंटे 2 सब्जेक्ट और ले लो, एक तरफ साइंस और इकोनॉमिक्स, और ऐसे रख लेना। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे दिन में एक तो हिंदी ले लिया, एक पोर्शन डेली का समसामयिक का ले लिया, और एक जीएस का। जीएस में आपको 2 सब्जेक्ट देखने हैं, जैसे विज्ञान, ये गणित रीजनिंग का जो है वो आपके, और अर्थशास्त्र गणित जैसा ही है। इधर सामने जैसे इतिहास, पॉलिटी, और एक कौन सा बच गया, भूगोल, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लो आप, क्या करना है, अब देखो एक स्लॉट दे दिया हिंदी को, एक छोटा सा जब खाना बना रहे हो या फ्री बैठे हो वो दे दिया आपने करंट अफेयर्स को, और एक स्लॉट दे दिया आपने एक इस सब्जेक्ट में से किसी एक को, और एक दे दिया इसमें से किसी एक को। तो 4 स्लॉट हो गए। मतलब आप अगर 2-3 घंटे 2-3 करते हैं तो 8-9 घंटे पढ़ाई आराम से हो जाती है आपकी। तो देखिए क्या होगा, जब इतिहास पूरी होगी, पॉलिटी कर लो, पॉलिटी होगी, भूगोल कर लो, विज्ञान भी, गणित रीजनिंग कर लो, गणित रीजनिंग भी, अर्थशास्त्र कर लो। इस तरह से ये दिन में 2 सब्जेक्ट ये प्लस करंट प्लस हिंदी। मुझे लगता है कि इस सिस्टम से आप चलोगे तो कोचिंग कोई ऑफलाइन जा रहा है उससे ज़्यादा आप बेहतर करोगे, ये तय बात है। और साथ में जैसे इतिहास आपने 2 घंटे पढ़ लिया, उसके साथ थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लोगे तो और बेहतर हो जाता है। अब अगर कोरा हिंदी पढ़ोगे तो ये कमज़ोर हो जाएगा, कंप्लीट जीके ही पढ़ोगे तो ये सब कमज़ोर हो जाएगा, करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे तो ये लॉस देगा, क्योंकि आरपीएससी करंट अफेयर तगड़ा दे रही है। तो ये सब अच्छा, एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 6 सब्जेक्ट रह जाएंगे, 5 पीछे रह जाएंगे। अब एक बढ़िया कर लिया, 5 रह गए। जब ये 500 ही करोगे तब तक ये पहले वाला भूल जाओगे। तो बेहतर ये होगा कि 2 सेगमेंट ये और ये, इस हिसाब से मुझे लगता है आपको चलना चाहिए साल भर के लिए, मतलब जो भी 8-9 महीने हैं। तो रणनीति इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकती। करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहें, तो ये रणनीति होगी, अभ्यास हो गया। अब हम बात करते हैं सामग्री के ऊपर, ठीक है। सामग्री में सबसे पहले अपन हिंदी की बात कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर की। प्रथम प्रश्न पत्र। देखिए आप मेरे से नाराज मत होना, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर अभी स्थिति ये है कि बहुत सारे विकल्प हैं। तो मैं जैसा मैंने हिंदी के विद्वानों से वार्ता की आज,
तो उससे जो एक निष्कर्ष निकला मैं वही बात आपको करूँगा। बाकी मेरा किसी भी लेखक से ना कोई मोहब्बत है और ना ही किसी से द्वेष है। पहली चीज़, हिंदी में 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंकों का होता है। और मैं आपको बताऊं, इस समय इस पेपर में बच्चे ऑन एंड एवरेज 170 से ऊपर जाते हैं सारे, मतलब सिलेक्शन वाले सारे बच्चों का लगभग 170 के आसपास होता है। 85 के आसपास प्रश्न बच्चे करके आते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल नए स्टूडेंट है, कभी हिंदी नहीं पढ़ी, और कुछ ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, जिन्होंने हिंदी बहुत अच्छी पढ़ रखी है। अब जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहूँगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नवीन हिंदी व्याकरण आती है सोहनदान चारण की। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी किताब पहले 9th से 12th में भी आती थी, वो अलग किताब है, और ये सोहनदान चारण की एक अलग है जो प्राइवेट पब्लिशर से इन्होंने बाद में प्रकाशित करवाई है, नवीन हिंदी व्याकरण। मुझे लगता है बहुत बेसिक किताब है और एक सामान्य जानकारी के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। ये समझ में आती तभी आगे बढ़ते। अच्छा, मान लो आप अनुभवी स्टूडेंट है, आपका हिंदी बहुत शानदार है, तो मुझे लगता है कि ये भले मत पढ़ो आप। परंतु जिनका बिल्कुल नया, मेरी तरह कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट है जिसको हिंदी के बारे में बहुत अधिक जानकारियाँ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में एक बार वो नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ ले सोहनदान चारण की। ये किताब बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब इसके बाद में फिर उसको क्या करना है, फिर उसके पास में कई सारे ऑप्शन हैं। आजकल क्या है कि मैंने जब देखा कि हिंदी के जो प्रश्न आए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 5 प्रश्न जो आते हैं, उनको देखने के बाद मेरा एक अनुभव ये हुआ। मैंने कई गुरुजनों से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि ये किताब अब ज़रूरी होगी, इसके साथ में एक हिंदी व्याकरण आती है कामता प्रसाद गुरु की। ये मैं आपको और बात बताऊं, इनकी किताब तभी सीधी इसमें हाथ ही मत डालना, क्योंकि अगर सीधा हाथ डाला तो ये समझ में नहीं आएगी। ये पढ़ने के बाद में आप इसको पढ़ सकते हो और ये बढ़िया किताब है, बहुत शानदार किताब है। हालांकि और भी बहुत सारी किताबें आती है, वासुदेव नंदन की आती हैं, हरदेव बाहरी की आती हैं, साथ में राघव प्रकाश, सुभाष यादव, इंद्र अशोक की भी आती हैं। ये किताब ऐसी है जहाँ से आजकल कह रहे हैं कि कुछ शब्द सीधे सीधे यहाँ से उठ के प्रश्न पूछ लेती है आरपीएससी, तो ये तो पढ़नी है। उसके अलावा आप कामता प्रसाद गुरु को पढ़ सकते हो। ये पढ़ने के बाद ये किताब आपको समझ में आएगी, ठीक है। प्लस क्या ध्यान रखना, और अब आप मुझे कह सकते हो जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति है, तो अनुभवी व्यक्ति के लिए भी ये किताब तो काम की है ऑलरेडी, वो इसको ये जानने की ज़रूरत नहीं, वो सीधा कामता प्रसाद गुरु पे जा सकता है, वो वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब को पढ़ सकता है। ये जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हिंदी में, और जिन्होंने हिंदी बढ़िया पढ़ रखी है, तो वे लोग इस पे काम कर सकते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद है, ये बेहद शानदार किताबें हैं जिनको पढ़ के आरपीएससी में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। अब आप मुझे कहोगे सर हमारे पास में राघव प्रकाश की किताब है, हमारे पास में सर इंद्र अशोक की किताब है, हमारे पास में सर सुभाष यादव की किताब है। ऐसी बहुत सारी किताब है जो मार्केट में चल रही है, मानस प्रकाशन की आती है, इनकी बहुत सारी किताबें आती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये किताबें आपने पढ़ी है और अच्छे से पढ़ रखी है, तो मुझे लगता है ठीक है, अगर आप नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ के और इसको कंटिन्यू करिए, इनको रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं, ये भी पर्याप्त किताबें हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो मुझे लगता है ये कर लीजिए। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो एक आधी किताब और ला के एडवांसमेंट करने में कोई लॉस नहीं है। तो कुल मिला के एक ये किताब ले लो कामता प्रसाद गुरु की, और इनमें से जो चल रही है वो आप चलने दीजिए। और अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं सॉरी, तो नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद में ये पढ़ लीजिए कामता प्रसाद गुरु। अगर आप कह रहे हो मुझे ये सर समझ में नहीं आती, तो ये पढ़ने के बाद इनमें से कोई एक किताब लेके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो फिर आप है वो ये सोहनदान चारण की जगह आप कोई और किताब भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक किताब है। करना क्या है, हर दिन 2-3 घंटे आप हिंदी पढ़िए अच्छे से, और दिशा की किताब आती है हिंदी की, एक अभ्यास की, और भी अभ्यास की कोई किताबें होगी मार्केट में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं अभ्यास की कौन सी किताबें हैं, वो आप ला के पढ़ सकते हो। हालांकि दिशा में बता रहे थे कि उसमें त्रुटियाँ बहुत है, कई व्याख्याएं भी काफ़ी गलत दे रखी है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अभ्यास करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उसमें भी हिंदी का अभ्यास करिए,
तो हिंदी की कम से कम 2-3 प्रमाणिक पुस्तकें आप पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप कंटिन्यू, मैं कह रहा हूँ, डेली 2-3 घंटे पढ़ोगे और आप अप्रैल में परीक्षा है 8-9 महीने पढ़ोगे तो एक किताब की बजाय आप 1-2 किताबें आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों में फिर क्रॉस वेरीफाई हो जाते हैं, कुछ शब्द जैसे उसमें नहीं मिलेंगे, इन दोनों का कई रिपीटेड भी होंगे, तो 2 किताबें आपको जो है वो आपके विषय को और साउंड करती है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे कम से कम 170 प्लस कर लेते हैं, आराम से करते हैं, कईयों के 180-80 भी होते हैं। तो ये तो बात होगी फर्स्ट पेपर की जो हिंदी का आता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर के लिए हमें किस तरह से काम करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, इसमें लगभग 33 से 40% राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल वगैरह सारा राजस्थान का जीके आता है। आपको राजस्थान जीके बहुत शानदार कर लेना है। प्लस ये जो समसामयिक भाग नहीं, ये जो रीजनिंग वगैरह है, ये भाग भी बहुत बढ़िया कर लेना है, क्योंकि 50-60 नंबर यहीं से निकल जाते हैं। अगर आपका राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, राजनीति ये बहुत अच्छे हैं, राजस्थान का करंट, तो 40% तो काम यहीं पे हो जाता है। और रीजनिंग, मैथ कर लेने पर 50-55% यहीं तैयार हो जाता है। देखो, आपको मैं यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, 8-9 महीने में ध्यान किस पे देना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सारे सब्जेक्ट आप इस समय नहीं तैयार कर सकते, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो राजस्थान का जीएस है, ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस जगह पे कि आपको राजस्थान का जो जीके है, ये राजस्थान का जो जीएस है ये बहुत शानदार तैयार करना है। यहाँ से 33 से 40% सवाल मिनिमम बता रहा हूँ, अधिक ही आते हैं, इससे इतने आ जाते हैं। और गणित, रीजनिंग पर बढ़िया देख लेना है, तो यहाँ से भी आपके लगभग 15 सवाल इसमें से निकल जाते हैं। इन दोनों पे विशिष्ट रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा अर्थशास्त्र पूरी सही की जा सकती है, विश्व भूगोल बहुत छोटा है, उस पर पूरा काम किया जा सकता है। आप राजनीति विज्ञान और इंडियन हिस्ट्री पे बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते, वो बहुत बड़े पार्ट है और कम सवाल आएंगे। तो इस समय ये ध्यान रखना है कि अधिक सवाल जहाँ से आ रहे हैं वो पोर्शन और जो अपनी रेंज में वो बहुत शानदार करने हैं। एसआई का पूरा गेम ही अलग है यहाँ पे। अब देखिए, तो आपको कोचिंग की हेल्प लेनी है तो एटलीस्ट इन तीनों के लेना, इसे अलग मत लेना, ये पूरा सेल्फ करना। राजस्थान के ऊपर अधिक जोर देना है आपको। गणित वगैरह, गणित तो है नहीं वैसे उसमें, लेकिन रीजनिंग जो है वो उस पर आपको काफ़ी जोर देना है, बढ़िया जोर देना है। और कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे प्रश्न कम है, कंटेंट अधिक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, उसमें आधुनिक पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। पॉलिटिकल साइंस पूरी बढ़िया पढ़ लो। भूगोल शानदार तैयार करो, भूगोल से प्रश्न गलत नहीं होते। आप राजस्थान जीके को तैयार करो शानदार, गणित, रीजनिंग बहुत अच्छी कर लो, प्लस अर्थशास्त्र और भूगोल, यहाँ पे सिलेक्शन है आपका। देखो 10-15 सवाल इसके हो गए, लगभग 35 सवाल यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 50 हो गए, 50। और राजस्थान को छोड़ के अर्थव्यवस्था और भूगोल के लगभग 15 सवाल यहाँ आ जाते हैं। ये 60-65 प्रश्नों पे आप शानदार परिणाम दे सकते हैं। 60-65 में यहाँ 45-50 कर लोगे तो बाकी 10-12 और निकल गए ना, तो 65 सवाल आराम से पड़ जाते हैं। इसलिए इंडियन हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा माथामुड़ी नहीं करनी है, आधुनिक भारत देख लेना और बाकी सारा खुद से करोगे। अब आप सोचो कि इतना कोर्स करने के लिए ऑफलाइन के लिए अभी टाइम नहीं है, तो ये 3 रखना एक साथ, ये 3 इस हिसाब से रखना। मैंने बता दिया, मिक्सर कर लेना, कोचिंग के नोट्स, किताबें, गाइड सबका चुन लेना कि किसका क्या करना है। तो 2 दिन बैठ के पूरा मटेरियल सेलेक्ट करना, बता दिया, जनरली मैंने बता दिया है। और इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स के नोट्स वगैरह है, तो इकोनॉमिक्स समीक्षा आधारित है, समीक्षा इस साल की है, ये पढ़नी है आपको। और देख लेना पूरा का पूरा कि जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी मैंने 2 किताब बता दी है, और मार्केट में कोई नोट्स मिल रहा है तो मैं वो ले लो, आप उसको अपडेट कर दो। रखना सारा का सारा मटेरियल एक ही है, एक पार्ट के लिए एक मटेरियल, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। जैसे मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, हिंदी के लिए सोनदान चारण पढ़ के और कमता प्रसाद गुरु देख लेता, और या फिर मैं सुभाष यादव वगैरह ला के पढ़ लेता, एक आधी और पढ़ लेता। हिस्ट्री में क्या करता, हिस्ट्री में आरपी व्यास को बढ़िया देख लिया, और अगर मेरी यहाँ पे चूँकि खराब है इतनी ज़्यादा, मेरा राजस्थान जी इतना अच्छा नहीं था पहले, तो आरपी व्यास को देख लिया। या फिर क्या करता,
ये दोनों छोड़ के एक आधी गाइड लेके इतिहास संस्कृति की दिनदयाल या नाथ वगैरह लेके बैठ जाता और पूरी बढ़िया कर लेता। यहाँ आधुनिक भारत देख लेता, बाकी सब छोड़ देता। और फिर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया इसके नोट्स पकड़ा लेता, और भारत और राजस्थान के लिए बौद्धिक प्रकाशन प्लस राजस्थान के लिए कोई न कोई नोट्स, या फिर राजस्थान की सक्सेना वगैरह जो भी ठीक लगती है एक आधी ले लेता। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बौद्धिक प्रकाशन लक्ष्मीकांत को लेके पढ़ लेता बढ़िया अच्छे से, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक किताब देख लेता इसमें से। बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए कहीं कोचिंग करके नोट्स कर लेता, और ये पूरी समीक्षा बढ़िया कर लेता। साइंस टेक के लिए कोचिंग कर लेता या उसके नोट्स पढ़ लेता। जयपुर में खूब मिलते, एक दिन जाके नोट्स देके आ जाओ बढ़िया जाके कहीं। रीजनिंग मैथ के लिए यूएस शेखावत और लुसेंट को देख लेता। करंट अफेयर मेरे हिसाब से कोई भी किताब देख लो। इस हिसाब से आप, इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप जब भी कोई प्रिपरेशन शुरू करो तो 2-3 दिन तक बढ़िया प्लानिंग करो, और फिर मार्केट जाके अच्छे से सारी चीज़ें देख के कंटेंट की लिस्ट बना लो। लिस्ट बना के वो कंटेंट लेके आओ, और फिर एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाओ, और उस शेड्यूल के अनुसार बढ़िया तैयारी शुरू कर दो। और फिर एग्ज़ाम तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस उसके ऊपर लगे रहो, कंटिन्यूसली लगे रहो। कोई लोग क्या कहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट में कई दोस्त कोचिंग जा रहे हैं, छोड़ो उसको, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मैराथन क्लासेस देख रहे हैं, छोड़ो, बर्बाद होने दो इनको, आप अपना काम करो। किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ये रणनीति सुनने के बाद आप खुद स्वयं से निर्णय लेना, स्वयं से लिस्ट बनाना, और वो लिस्ट के अनुसार मटेरियल लाके अपना शेड्यूल बना के और अप्रैल तक गायब हो जाओ, सिर्फ टेस्ट देने के लिए बाहर आओ। इतना करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सारा काम फेयर होना है, बड़ी भर्ती है, 2 स्टार मिलने वाले, सामान्य चीज़ें नहीं है ये। लापरवाही मत करना, अन्यथा जीवन भर पछतावा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, और कोई बहुत जेन्युइन डाउट हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर देना, और मुझे लगेगा कि इस पे काम होना चाहिए। और हाँ, एसआई का जो विज्ञापन आया उसको ढंग से पढ़ लेना। विज्ञापन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो आपको उसमें सारी चीज़ें पता चलेगी, आयु की, योग्यताओं की, फिजिकल में क्या होता है, मुझे सब पता है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कुछ तो आप भी करो। अब मैं बताऊं कि 100 नंबर का फिजिकल होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है, इंटरव्यू कॉल के लिए ज़रूरी है, फाइनल मेरिट में नहीं आता, ये सब बातें आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। वीडियोस देखने की बजाय ये आप खुद पढ़ोगे तो आपको विज्ञापन याद होंगे। फिर भविष्य में जब आप ऐसा ही बनोगे तो आपको कोई पूछेगा तो आप आराम से उसको बता सकते हो। ठीक है, तो आप ये सब कीजिए, खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।